नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जब से सीए लागू होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से विपक्ष लगातार इसे लेकर, अगर आप कहेंगे कि केंद्र सरकार मोदी सरकार को जो है घेर रही है और सीए को कोई असंवैधानिक तो कोई गैर मुस्लिम, और इस तरीके से जो है बयान दे रहा है और इसे गलत बताता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष मतलब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, अलग अलग और पार्टियां जो है वो सभी एकजुट हो गए और सीए के खिलाफ एक सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सभी को जवाब जो है अब जो है आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक पॉडकास्ट के दौरान दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक चैनल के पॉडकास्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने हर एक मुद्दे और हर एक बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए सीए वापस नहीं होगा। जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो वहीं विपक्ष में भी अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ओवैसी, जयराम रमेश सभी के सवालों का उनके नाम के साथ मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, जिसके हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और सुनाएंगे भी क्या कुछ कह रहे हैं वो। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है सीए पे काफी बोल रही है। उन्होंने ही दिल्ली में रोहिंग्यास की पूरी फौज बिठा रखी है और ये बात भी गृह मंत्री अमित शाह खुद भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले का जो भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है उससे अरविंद केजरीवाल अपना आपा खो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीए को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि सीए से देश में चोरी, डकैती और जो है रेप जैसे केस बढ़ेंगे। केजरीवाल के इसी बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया और उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान कहा कि केजरीवाल अपना आपा खो बैठे हैं। उनका करप्शन एक्सपोज हुआ, भ्रष्टाचार एक्सपोज हुआ तो वो अपना आपा खो चुके हैं। केजरीवाल नहीं जानते हैं कि उन तीनों देशों में यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी चिंता है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते। शाह ने कहा कि केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं। मैं उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जरा सुनिए। मैं आपके आलोचक के जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ती हूँ और आप बताइए। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको आप स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो?
इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए और ये चुनाव के पहले आ जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर अमित शाह जो है उन्हें लताड़ लगाते हुए नजर आए, लेकिन विपक्षी दल आपको बताते लगातार सीए के विरोध में आवाज उठा रहा है। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है, सीए को कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। सीए के जरिए नए वोट बैंक तैयार करने के विपक्ष के आरोप पर अमित शाह ने कहा कि उनकी हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी की हिस्ट्री है, जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। शाह ने पॉडकास्ट के दौरान कहा कि विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भी राजनीति लाभ है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? विपक्ष ने तो आर्टिकल 370 हटाने को भी राजनीतिक लाभ से जोड़ा था। हम 1950 से कह रहे थे कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। उनकी हिस्ट्री है, जो बोलते हैं करते नहीं, और मोदी जी की हिस्ट्री है, बीजेपी और पीएम मोदी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। क्या कुछ कह रहे थे गृहमंत्री अमित शाह, जरा सुनिए। सीए के लिए अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पहली बात तो सीए की जरूरत क्या थी, और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले? देखिए, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन को भी पता है कि इनकी सत्ता में वापसी नहीं होगी। सीए को बीजेपी पार्टी लेकर आई है और मोदी सरकार लागू कर रही है। इसे निरस्त करना नामुमकिन है। हर पूरे देश में इस कानून को लेकर जागरूकता बढ़ेगी ताकि जो लोग इसे निरस्त करना चाहते हैं वे अपने मंसूबों पर कामयाब ना हो। अब अमित शाह ने सीए के असंवैधानिक होने के आरोपों को भी खारिज किया और यह कहा कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता। वे हमेशा आर्टिकल 14 की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इस आर्टिकल में 2 क्लॉज है। यह कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता। यह कानून उन लोगों के लिए है जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हैं और उन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और वे भारत आना चाहते हैं। सीएसआर ने सीए नोटिफिकेशन को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि वह दिन दूर नहीं जब बीजेपी बंगाल में भी सत्ता में आएगी और घुसपैठ को रोक देगी। अगर आप इस तरह की राजनीति करते हो और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जो महत्व है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बारे में अगर आप बात नहीं करते हो, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी तुष्टीकरण की राजनीति कर घुसपैठ होने देते हो और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध करते हो, तो देश की जनता आपके साथ नहीं है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं और
उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन खत्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीए के जरिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही। आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसनरी। और डिटेंशन कैंप की बात, मगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी शरण लेने और घुसपैठ करने के अंतर को नहीं जानती। सीए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा सप्रभु अधिकार है। हम इस पर समझौता नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष रोहिंग्या की बात क्यों नहीं करता, केजरीवाल रोहिंग्या की चर्चा क्यों नहीं करते। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष इस पर राजनीति जो है कर रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह जो है विपक्ष के नेताओं पर सारी चीजें जो है कहता नजर आए। यही नहीं, राहुल गांधी को लेकर जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी भी आपके बारे में इस तरीके की बातें कह रही हैं, सारी चीजें कह रही हैं, तो अमित शाह ने कहा जैसे मैं यहां पर आके बात कर रहा हूं, राहुल गांधी से भी पूछे कि आखिर सीए का विरोध वो क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से जो है ये सीए का विरोध कर रहे हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो चीजें होगी, कोई तो जो है इसके पीछे का रीजन होगा। अगर मैं समझा सकता हूं कि सीए क्यों जरूरी है, तो वो भी बता सकते हैं कि सीए क्यों हटाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी सीए को असंवैधानिक बताया था। शशि थरूर ने भी कहा कि इंडी गठबंधन जीतेगी तो उसे वापस लेंगे। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि उन्हें भी मालूम है कि इंडी गठबंधन सत्ता में आएगी ही नहीं, इसे वापस लेना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे। इसे पलटने की बात जो कर रहे हैं, मैं उनको मौका ही नहीं दूंगा। ये पूरी तरह से संवैधानिक है। वहीं ओवैसी ने इसे एंटी मुस्लिम बताया। तो अमित शाह ने कहा कि सीए में भारत के कटे हुए हिस्से को अल्पसंख्यक शरणार्थी आए, जिन्हें धार्मिक प्रताड़ना दी गई, उन्हें नागरिकता दे रहे हैं। इन तीनों देशों में मुसलमानों पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है। इसके साथ ही अगर किसी मुस्लिम को भी नागरिकता चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ओवैसी पर भी वो कह रहे हैं। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार सीए भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी सीए लागू कर रहे हैं। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला है सीए, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है, मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपके जो राजनीतिक स्पीचेस हैं, तेलंगाना में आपने कहा, जब आपने वायदे गिनते हैं कि ये वायदे हमने पूरे किए, तो सीए भी उसमें है, तो इसमें राजनीतिक कहां से हो गया? तो फिर आपके तो वायदे हमारा एक वादा था कि देश के अर्थतंत्र को सुधारेंगे, तो क्या अर्थतंत्र मत सुधारो, पॉलिटिक्स कर रहे हो। फिर राजनीतिक कहां से हो गया? हम मानते हैं सीए देश के हित में है, इनका अधिकार है, इसलिए हमने दिया है। पॉलिटिक्स कहां से? वो भी कहना देना चाहिए। अगर राजनीतिक फायदा है तो उनको कौन रोक रहा है? पर सीए पे तो बहस हुआ नहीं ना, वो बात पास हो गया, उसके बाद पास कैसे हो गया? पार्लियामेंट में पूरी बहस करी है हमने।
तो अगर 400 सीट आते तो क्या वो फुल लाइसेंस हो जाता है कि आपके हिसाब से कि जनता ने कहा कि हमने आपको 400 सीट दी है, अब आप जो भी देश हित में समझे वो करते जाइए। ऐसे लाइसेंस जिन्होंने उपयोग करे, हमने तो कभी नहीं करे। हमने तो जनता ने जब जब आशीर्वाद दिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश चलाया, चाहे अटल जी हो चाहे नरेंद्र भाई हो। इंदिरा गांधी ने एक बार लाइसेंस का दुरुपयोग किया था और फिर स्वयं चुनाव हार गई थी। तो इसका भी मैकेनिज्म पड़ा है ना। जो लाइसेंस का दुरुपयोग करेगा उसका भी मैकेनिज्म है। हमारे 5 साल के बाद पब्लिक के सामने जाना है। वहां के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए। ओवैसी साहब पे आ जाती हूँ, जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है तो फिर आप व्हाई कांट यू गिव इट मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको ले हम भी करते हैं। अप्लाई करे वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है। इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ विपक्ष की क्लास लगाई तो साफ तौर पर सीए को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए सीए वापस नहीं होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद जी। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया अलायंस जीत जाती है तो ये सीएए को रिपील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है।